Hello students, my name is Jitendra Kumar. I welcome you all to the Biogenus NEET Prep, and definitely it's a warm welcome for you all students, those who have been seeing my videos in the previous lectures. And I'm sorry, the videos are quite late, I know, but yeah, here I am with the new video for your neural control and coordination part 2. And yeah, it is going to be very helpful for the NEET students as well as the students who are studying in the 11th standard, and they have the exams, upcoming exams as well for their final exams. So without wasting any time, let's get started. Before that, I'm going to give you an overview for the today's video, that what we are going to discuss today. So basically, it is the part 2 of your neural control and coordination playlist chapter. So we're gonna start with the human nervous system first. Then we're gonna discuss about the central nervous system. Next, we're going to discuss about the parts of the central nervous system, that are the forebrain, midbrain, and hindbrain. And next, we're going to discuss about the peripheral neural system and the parts of the peripheral neural system. Then we're going to discuss about the reflex action that occurs in our body. And last but not the least, we're going to discuss about the sensory organs that are present in our body, like nose, tongue, and your skin. So, yeah, without wasting any time, let's get started. So we're gonna start with the human nervous system. So human nervous system, or we can say human neural system, it has two parts. Basically, it is made up of two parts. The first part is the central nervous system, and it contains brain and spinal cord. So brain and spinal cord, both of these organs comes under the central nervous system. Okay, and हाँ, अगर मैं बात करूँ, इफ आई मे स्पीक इन आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश एज़ वेल एज़ इन हिंदी। सो अगर मैं बात करूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की, तो इसमें ब्रेन आएगा आपका और स्पाइनल कॉर्ड्स आएगी। ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका इसी के साथ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो होता है, ये आपका सारी की सारी नर्व्स जितनी प्रेजेंट है आपके पूरे के पूरे बॉडी में, दैट कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं आपके मेन जो नर्वस सिस्टम है, वो क्या है? आपका ब्रेन है, जो कि एक सेंट्रल एक्सिस में लाई करता है। और उसी के साथ स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, वो भी हमारे एक सेंट्रल एक्सिस जो है बॉडी का, उस पे लाई करती है। बाकी जो इसके अलावा साइड वाइज हमारी जो नर्व्स प्रेजेंट हैं, जो भी न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है, दैट कम्स अंडर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है? सीएनएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो इसमें फर्स्ट ऑर्गन जो है वो हमारा क्या है? ब्रेन। तो इट इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियल कैविटी। ये किसमें प्रोटेक्टेड होता है? आपका क्रेनियल कैविटी। बेसिकली जो क्रेनियम होता है, हमारा स्कल होता है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर जो कैविटी है, हॉलो कैविटी है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? क्रेनियल कैविटी कह रहे हैं। तो ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड होता है कहाँ पे? क्रेनियल कैविटी के अंदर। इट हैज थ्री लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है? जो हमारा ब्रेन होता है, इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है? तो अभी हम नाम भी देखते हैं उनके क्या होते हैं। तो मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ आउटर ड्यूरा मैटर। तो सबसे आउटर जो है वो क्या है आपकी? ड्यूरा मैटर है। मिडल अरेक्नॉइड मैटर, मिडल जो लेयर होती है उसको अरेक्नॉइड कहते हैं। एंड द इनर मोस्ट इज पाया मैटर। तो जो लास्ट सबसे इनर मोस्ट जो कॉन्टैक्ट में होगी ब्रेन के साथ, दैट इज योर पाया मैटर लेयर, ठीक है? तो पाया मैटर जो होती है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई आपकी। नेक्स्ट इज द सब एराक्नॉइड स्पेस, दैट इज स्पेस बिटवीन द पाया मैटर एंड द एराक्नॉइड मैटर। तो जो स्पेस प्रेजेंट होगा आपका, मान लीजिए ये 3 लेयर थी, ठीक है? जिसमें से आपकी जो सब एराक्नॉइड स्पेस होता है, वो किससे बनता है आपका? जो स्पेस प्रेजेंट होगा पाया मैटर के बीच में और एराक्नॉइड मैटर के बीच में। मतलब जो इनर लेयर है आपकी और जो मिडल लेयर है आपकी, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, उसी को आप क्या कह रहे हो? सब एराक्नॉइड स्पेस कह रहे हो। उसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। तो सीएसएफ क्या होता है आपका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर आल्सो फिल्ड विद सीएसएफ। तो जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, उनके अंदर भी क्या फिल्ड होता है आपका? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज ब्रेन हैज 3 डिविजन्स। ब्रेन की 3 डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एंड नेक्स्ट द लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो आगे का पार्ट होता है, दैट इज योर फोर ब्रेन। मिड ब्रेन थोड़ा सेंट्रल पोर्शन होता है, एंड द हाइंड ब्रेन लाइज बिहाइंड द स्कल। ओके,
सो स्कल का जो पीछे वाला पार्ट होगा, मतलब ब्रेन का जो पार्ट पीछे प्रेजेंट होगा, दैट इज योर हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसमें आपकी ब्रेन स्टेम भी इंक्लूड होती है। आगे देखिए, फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में क्या है, इसका नाम क्या देते हैं हम, प्रोजेंसेफ्लॉन। तो प्रोजेंसेफ्लॉन जो है बेसिकली किसके लिए किसके लिए हम यूज करते हैं, फोर ब्रेन के लिए यूज करते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। इट इज द एंटीरियर पार्ट, ये हमारा एंटीरियर पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड डाइनसेफ्लॉन। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं फोरब्रेन के अंदर आपके, एक तो सेरिब्रम होता है आपका, याद रखिएगा सेरिब्रम, ओके? सेरिब्रम होता है एंड डाइनसेफ्लॉन होता है। सेरिब्रम जो होता है ये आपका आप देखते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, कभी डिस्कवरी चैनल पे या फिर कहीं भी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि जो ब्रेन टिश्यू होता है वो कैसा होता है बाहर से। तो जो सेरिब्रम है वो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट जो हमें दिखता है वो बेसिकली ब्रेन का वो सेरिब्रम पार्ट ही होता है। तो लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑब्वियसली सेरिब्रम जो है, ठीक है? इट हैज़ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, कॉर्पस कैलोसम। तो देखिए इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं, ठीक है? तो डायग्राम से अगर हम देखें, यहाँ पे आपको ये विज़िबल है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट हो रहा है ये, ठीक है? जिसमें इनफ़ोल्डिंग्स बनी हुई हैं, कन्वर्जन्स बने हुए हैं। तो ये जो कन्वर्जन्स बने हुए हैं किसमें, आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। इसी ये किसी का पार्ट ये एक हेमिस्फीयर हो गया हमारा, और 2 हेमिस्फीयर मिलके बेसिकली क्या है आपके सेरिब्रम कहलाते हैं। तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रेज़ेंट होगा, वही सेरिब्रम है आपका, ठीक है? आउटर मोस्ट रीजन जो है ये सारा का सारा ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज़ योर सेरिब्रम, ओके? नेक्स्ट आगे देखते हैं। लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है? इट हैज़ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो किससे जुड़े हुए होते हैं दोनों के दोनों? एक ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर्स का जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम जो होता है, ये वो नर्व्स का एक तरह से ट्रैक्ट है, रास्ता है, जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो ये वाला रीजन है, ठीक है? जो ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन क्या कहलाएगा आपका? कॉर्पस कैलोसम कहलाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आउटर पार्ट जो होता है वो ऑब्वियसली सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगा, और जो इनर पार्ट होता है वो सेरिब्रल मेडुला कहलाएगा, ठीक है? वो मेडुलरी रीजन होता है, इनर पार्ट हमें पता है। तो इट हैज कॉन्वल्जन्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होती है? कॉन्वल्जन्स प्रेजेंट होती है। जो इर्रेगुलर इनफोल्डिंग्स हम की बात कर रहे हैं, तो उनको ही क्या कह रहे हैं हम? कॉन्वल्जन्स कह रहे हैं। एंड डिप्रेशंस दैट आर फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर, किससे बनी हुई होती है ये? बेसिकली ग्रे मैटर से बनी हुई हैं। ये लिखा है ना ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर से बनी हुई होती है, और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो भी कैसी होती है? ग्रेइश टाइप की होती है। ग्रे कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज़। तो ग्रे कलर जो इसको मिल रहा है वो बेसिकली किसकी प्रेजेंस से मिल रहा है? क्योंकि न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वहाँ पे, कौन से वाले? सेल बॉडीज़ वाले। तो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ जो होती हैं इसको ग्रेइश जो अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कह रहे हैं, ठीक है? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज फॉर्म्ड ऑफ द व्हाइट मैटर। और जो इनर पार्ट होगा अगर ब्रेन का, जो जैसे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं आपने, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, अदर वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो जो ब्रेन का अगर आप स्लाइस ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेन स्लाइस जो होता है, तो आउटर रीजन तो आपको दिखेगा ग्रे मैटर से बना हुआ, ग्रेइश कलर का। पर जो सेंटर पोर्शन होगा, मेडुलरी पोर्शन होगा ब्रेन का, वो आपको थोड़ा व्हाइटिश नेचर का दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। तो व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है वो, ठीक है? इसलिए वो क्या है, आपको उसको बोलते हैं क्या? व्हाइटिश नेचर का दिखेगा आपको। नेक्स्ट इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं आपकी? एक तो मोटर एरिया प्रेज़ेंट होता है, एक सेंसरी या सोमैस्थेटिक एरिया कह सकते हैं इसको, और तीसरा जो है वो क्या है? एसोसिएशन एरिया। तो पहले मोटर एरिया की बात करें, तो जो भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं, मसल्स का मूवमेंट है, बेसिकली ये क्या कहलाते हैं आपके? वॉलंटरी एक्शन होता है ना मसल्स का। अगर स्मूथ मसल को छोड़ दो, तो जो वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं आपकी, विल पे काम करती हैं। तो कंट्रोल जो होता है आपका वॉलंटरी मूवमेंट्स का, जैसे हमारे हाथ का मूवमेंट हो गया, पैरों का मूवमेंट हो गया, बॉडी का मूवमेंट हो गया, तो ये सारा वॉलंटरी एक्शन है। तो ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये कौन से एरिया से कंट्रोल हो रहा है? हमारे ब्रेन के मोटर एरिया से, जो कि कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है आपके? सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, ओके? नेक्स्ट इज सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया क्या होता है? कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
सेंसरी एरिया। तो वो फंक्शनिंग कहाँ से आती है हमारे पास? ब्रेन के कौन से पार्ट से आती है? दैट इज़ योर सेंसरी एरिया दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। नेक्स्ट इज़ एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या होगा? इट इज़ नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। तो ये वो एरिया है हमारे ब्रेन का जो पर्टिकुलर ना ही वो सेंसरी एरिया है, ना ही वो सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ना ही वो पूरा मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? बट इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो इंटरसेंसरी एसोसिएशंस मतलब कि सेंसरी एरिया को मोटर एरिया से जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, एक तरह से वही क्या है आपका एसोसिएशन एरिया है। इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है आपका? एसोसिएशन एरिया रिस्पांसिबल है, जो हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके किसका पार्ट है? फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है? प्रोजेंसेफ्लॉन का। आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल द इंटेलिजेंस। जो इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है मतलब कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको अगर एक साथ मिला दिया जाए, ठीक है? जो ब्रेन में एक्टिविटी चल रही है सारी की सारी, रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है? उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स की जो एक्टिविटीज हैं, फोर ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? उनकी जो एक्टिविटी को अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मिला दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? क्या चीज़ें कंट्रोल करेंगी वो? इंटेलिजेंस को हमारी, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करेंगी, हमारे जजमेंट पावर जो होती है उसको कंट्रोल करेंगी, लर्निंग को कंट्रोल करेंगी, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है हमारी उसको कंट्रोल करेंगी वो, एंड आर्टिकुलेट स्पीच जो हम स्पीच प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ वो भी कहाँ से कंट्रोल होती है? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन से ही क्या होती है? कंट्रोल होती है। नेक्स्ट इज़ जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका? डायेनसेफ्लॉन। फोरब्रेन का जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है? डायेनसेफ्लॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसका जो होता है पार्ट, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम? डायेनसेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है? तो थैलेमस जो रीजन है इसमें, वो क्या होता है आपका? इट इज़ द स्ट्रक्चर अराउंड व्हिच द सेरिब्रम रैप्स। तो सेरिब्रम जो है एक तरह से पूरा टिश्यू प्रेजेंट है, और वो टिश्यू जिस स्ट्रक्चर के अराउंड पूरा रैप्ड है, वो स्ट्रक्चर क्या है आपका? थैलेमस। थैलेमस प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ क्या है अपने आपका? सेरिब्रम। इट इज़ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये एक तरह का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, रिले स्टेशन का काम करता है फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। तो सेंसरी इम्पल्स आती है ब्रेन के पास या मोटर इम्पल्स आती है, तो उनका रिले स्टेशन क्या है? रिले स्टेशन मतलब जो एक्सचेंज होगा, ठीक है? एक तरह से एक्सचेंज होगा, रिले स्टेशन। तो वो कौन काम कर रहा है यहाँ पे? थैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस सीन बिलो द थैलेमस, ये हमें थैलेमस के नीचे देखने को मिलता है, ठीक है? जस्ट बिलो द थैलेमस होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए, अगर आपका ये थैलेमस वाला रीजन है, ये रीजन क्या है आपका? थैलेमस है ये वाला। तो हाइपोथैलेमस देखो जस्ट इसके यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला रीजन, ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस है, ठीक है? तो जस्ट थैलेमस के नीचे क्या प्रेज़ेंट होता है आपका? हाइपोथैलेमस प्रेज़ेंट होता है। आगे देखिए अब, अब हाइपोथैलेमस के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर एंड इमोशंस। तो कौन-कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर को बॉडी के, थर्स्ट जो हमें प्यास लगती है, उसकी जो एक तरह से पानी पीने की जो इच्छा हमारे अंदर आती है, ठीक है? तो वो कहाँ से आती है? बेसिकली हाइपोथैलेमस ही जनरेट करता है उसको। हंगर जो भूख लगने की हमारे अंदर कैपेसिटी आती है, या हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, तो वो किसकी वजह से पता चलता है? हाइपोथैलेमस की वजह से पता चलता है। एंड इमोशंस, तो इमोशंस भी आपके कहीं न कहीं किससे कंट्रोल होते हैं? हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हमने पढ़े हैं कि आगे हम पढ़ेंगे भी कि हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेला टर्सिका के अंदर प्रेजेंट होता है, एक कैविटी जो हमने बताई थी कि भाई एक कैविटी होती है जिसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सेला टर्सिका। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी हार्मोन्स रिलीज करता है, तो वो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल्स स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो हमारे जो स्लीप है, वेक साइकिल है, वेकफुलनेस है और ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, वो भी कहीं न कहीं किससे कंट्रोल होता है आपका? हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं आप। Inner part of the cerebral hemispheres and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus, hypothalamus, एटसेट्रा। तो इनर पार्ट जो अगर हम बात करें किसकी? सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। अब हम कॉर्टेक्स रीजन से कहाँ पे आ रहे हैं? धीरे-धीरे मेडुलरी रीजन में आ रहे हैं ब्रेन के, सेरिब्रल वाले पार्ट पे, ठीक है? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट होता है,
वो एक ग्रुप है किसका, एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स का, जिसमें कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये सारे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट और इन सबको सॉरी, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे हम? लिम्बिक सिस्टम, क्या बोलेंगे? लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब बोलेंगे इनको, ठीक है? लिम्बिक सिस्टम या फिर लिम्बिक लोब बोलते हैं इनको, किस-किस को मिला के? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस को। इट रेगुलेट्स सेक्सुअल बिहेवियर, मै मोटिवेशंस, इमोशंस, जैसे कि एक्साइटमेंट हो गया, प्लेज़र हो गया, रेज हो गया या फ़ियर हो गया, तो वो कौन कंट्रोल करता है ये? लिम्बिक सिस्टम ही हमारा कंट्रोल करता है। एक बार देख लीजिए कौन-कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करेगा लिम्बिक सिस्टम हमारा? सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशंस में एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और फियर, ये सारे किससे कंट्रोल होंगे हमारी चीजें? लिम्बिक सिस्टम में, जो कि 3 चीजों से बना हुआ है आपका, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है? आ जाओ अब आगे कि मिड ब्रेन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका, वो क्या है आपका? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, मिड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेसेनसेफलॉन कहते हैं इसको। इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मिड ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो मिड ब्रेन ये रहा, ठीक है? मिड ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? बेसिकली थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये हो गए और पोन्स रीजन ये वाला हो गया, तो इनके जो बीच में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है? इस रीजन को ही हमने क्या बोला? मिड ब्रेन बोला, ठीक है? इसको ही हम क्या बोल कह रहे हैं? मिड ब्रेन, ओके? सो अ कैनाल सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, तो एक कैनाल प्रेजेंट होती है जो आपका मिड ब्रेन से पास करती है और उसका नाम क्या होता है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं उसको। यहाँ पे विजिबल है ये, ठीक है? ये जो ये देखिए सेरिब्रल एक्वेडक्ट बनाया हुआ है, तो ये जो आपका मिड ब्रेन से पास हो रही है, इस वाली कैनाल को ही हम क्या कह रहे हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट कह रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ सेरिब्रल एक्वेडक्ट। प्रेजेंट होता है कहाँ पे? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगा सेरिब्रल एक्वेडक्ट। नेक्स्ट इज मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स। तो मिड ब्रेन के पास 4 राउंड लोब्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इन चारों को मिला के क्या कहेंगे हम? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देयर एंटीरियर पेयर इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो एंटीरियर जो होंगे इनके लोब्स, वो किसके लिए होंगे? विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पोस्टीरियर लोब्स हैं इनमें से दो दो एंटीरियर लोब्स हैं, 2 पोस्टीरियर लोब्स हैं। तो एंटीरियर वाले विजुअल के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल हैं और पोस्टीरियर लोब्स जो हैं वो पेयर है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिटरी मतलब सुनने की शक्ति जो होती है हमारी, वो आपकी पोस्टीरियर वाले लोब्स से आएगी और जो आपकी विजुअल कैपेसिटी मतलब आँखों से देखने की शक्ति है बेसिकली रिफ्लेक्सेस हैं, वो कहाँ से आएँगे? आपके एंटीरियर पोर्शन से आएँगे, एंटीरियर लोब से आएँगे, ठीक है? तो मिड ब्रेन में इतना ही है आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं आप हाइंड ब्रेन पे, जिसको क्या कहते हैं हम? रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबैलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो सेरिबैलम है ये सेरिबैलम है, ठीक है? पोन्स रीजन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जब दोनों मिल जाते हैं, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? ब्रेन स्टेम को। तो ये जो ब्रेन स्टेम बनी हुई है, ये ब्रेन स्टेम, इसमें आपका मिड ब्रेन भी आता है और इसका हाइंड ब्रेन भी आता है, ठीक है? किसमें? जो आपकी ब्रेन स्टेम होती है पूरी, ओके? नेक्स्ट देखिए आगे। अब मैंने बात करी आपसे हाइंड ब्रेन की बात कर रहे हैं हम। हाइंड ब्रेन में क्या-क्या चीज़ आ गई? एक तो पोन्स रीजन जो ये हो गया, सेरिबैलम जो पीछे वाला पार्ट होता है ये, ठीक है? और मेडुला, तो ये थोड़ा ब्रेन स्टेम में नीचे की तरफ प्रेज़ेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? मेडुला। और इसके ही नीचे क्या प्रेज़ेंट होती है आपकी? स्पाइनल कॉर्ड प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अब सेरिबैलम की अगर बात करें सेरिबैलम की, तो ये इसको क्या बोलते हैं? लिटिल सेरिब्रम भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका? लिटिल सेरिब्रम। इट इज़ वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस टू एक्कोमोडेट मोर न्यूरॉन्स। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को एक्कोमोडेट किया गया है, तो इसलिए इसमें भी कन्वर्जेंस देखने को मिलती हैं। काफ़ी इनकॉन्स्पिकेटेड सा स्पेस प्रेज़ेंट होता है यहाँ पे, ठीक है?
तो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होते हैं कई सारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को यहाँ पे इकट्ठा किया जा सके। इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड बॉडी इक्विलिब्रियम। तो मस्कुलर एक्टिविटी जो भी होती है हमारी बॉडी के अंदर वो, और साथ ही साथ हमारे जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है, मतलब बैलेंस जो है बॉडी का, तो वो किससे कंट्रोल होता है? बेसिकली सेरिबैलम रीजन से कंट्रोल होता है आपका। ठीक है? तो जो अल्कोहल अगर कोई कंज़्यूम करता है, तो अल्कोहल भी कौन से वाले पार्ट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? हमारे सेरिबैलम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि जो बॉडी का पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ पोन्स वेरोलाए। तो पोन्स वेरोलाए जो होता है वो कौन-सा रीजन है? इट कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट। इसमें कई सारे फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब नर्व फाइबर्स, ठीक है? दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, और कई सारे अलग-अलग रीजन्स जो हैं हमारे ब्रेन के, उन सभी के साथ क्या कर रहे होते हैं? कनेक्ट कर रहे होते हैं। इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ आई एंड ईयर। तो आई, ईयर की जो हमारी एक्टिविटी है उसको एक तरह से क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है एंड रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। तो हम आगे जब हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ा था, ठीक है? तो उसमें भी आपने रेस्पिरेटरी सेंटर्स पढ़े होंगे, नीमोटैक्सिक सेंटर पढ़ा होगा, ठीक है? और वोमिटिंग सेंटर पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन के लिए भी एक एरिया था हमारा, ठीक है? वो प्रेज़ेंट था वहाँ पे। तो ये जो सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, वो यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? काम कौन-से वाले रीजन में? पोन्स वाले रीजन में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो क्या होता है आपका? इट इज़ कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रीजन होता है आपका। इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। वही बात आ गई कि भई मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेज़ेंट थे ना आपके, ठीक है? पोन्स में नीमोटैक्सिक सेंटर प्रेज़ेंट था, इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेज़ेंट था आपका, ठीक है? नेक्स्ट देखिए आगे, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो आते हैं आपके यहीं से आते हैं। एक जब हमने आपका हार्ट जो था वो बेसिकली पढ़ा था हमने चैप्टर में, ठीक है? तो हार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका अमाउंट होता है CO2 का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? आपके बेसिकली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट थे, रिसेप्टर्स प्रेज़ेंट थे, तो वो भी कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो आते हैं बेसिकली वो उसी वजह से आते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वो रिसेप्टर्स कहीं न कहीं प्रेज़ेंट होते हैं। हार्ट में भी प्रेज़ेंट होते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट होते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये। काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, मतलब जो आपके एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है? और पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है, ठीक है? आपके एलिमेंट्री कैनाल का बेसिकली, ठीक है? ईसोफेगस में तो होता ही है, बट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है आपका पेरिस्टाल्सिस होता है, वो भी किससे कंट्रोल हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही कंट्रोल हो रहा है। इट आल्सो कंट्रोल्स सलाइवेशन। तो सलाइवा की फॉर्मेशन जो होती है उसको भी कंट्रोल करता है, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, स्नीज़िंग को कंट्रोल करता है एंड कफिंग जो खाँसना होता है हमारा उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है? नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन द स्पाइनल कैनाल। तो ये किसके अंदर प्रेज़ेंट होती है? स्पाइनल कैनाल के अंदर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसे है? एक स्टैक है, एक के ऊपर एक अगर बोन रख दी हमने, एक-एक वर्टिब्रा ऊपर रखी हुई है और सेंटर में हॉलो है वो, तो एक कैनाल बन जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कैनाल, ठीक है? और उसी में से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, जाती है। इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्या प्रेज़ेंट होती है? मेनिंजेस प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? लेयर्स प्रेज़ेंट हैं हमारी, प्रोटेक्टिव लेयर्स। स्पाइनल कॉर्ड हैज़ अ सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग CSF। तो सेंट्रल कैनाल जिसकी बात करी मैंने स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है? तो वो उसके अंदर भी क्या फ़ील्ड होता है आपका? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। CSF जो है बेसिकली उसके अंदर फ़ील्ड होता है, ठीक है? आउटर व्हाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर। अब यहाँ पे कंडीशन उल्टी है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आपका व्हाइट मैटर होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है? आउटर रीजन में होगा, और जो ग्रे मैटर प्रेज़ेंट होगा वो आपका अंदर की तरफ प्रेज़ेंट होगा। ब्रेन में जो था ग्रे मैटर वो बाहर की तरफ प्रेज़ेंट था, और व्हाइट मैटर जो था वो अंदर की तरफ प्रेज़ेंट था, ठीक है? आगे देखिए, फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन से नर्व इम्पल्सेस को लेके जाना टारगेट ऑर्गन्स तक, और टारगेट ऑर्गन या फिर सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल्स को या नर्व इम्पल्स को लेके जाना कहाँ पे? ब्रेन में। तो ये किसका काम होता है आपका? स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन जिनकी बात करते हैं हम, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी किसकी वजह से आते हैं आपके? बेसिकली यहीं पे आपके जो मॉनिटर किए जाते हैं, यहीं पे आपके वो प्रोसेसिंग की जाती है रिफ्लेक्स सेक्शन में, जो कि कहाँ पे होते हैं? एट द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहीं पे क्या होती है? उनकी प्रोसेसिंग होती है और वहीं से वो मैसेज वापस टारगेट ऑर्गन तक भेज दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़
पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या फिर क्या कहेंगे हम पीएनएस कहेंगे इसको। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? इट इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स। तो जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या बनाती हैं आपका मिलके पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बनाती हैं। नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरह की आपकी फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक होती है आफरेंट या फिर सेंसरी फाइबर्स, ठीक है? ये क्या करेंगी? इस सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को लेंगी, मतलब जैसे आप आपने रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके फिंगर टिप के अंदर, रिसेप्टर प्रेजेंट है, टच रिसेप्टर जो टच को रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से जो अब सिग्नल ब्रेन तक जाएगा वो किसकी हेल्प से जाएगा? आफरेंट फाइबर की हेल्प से जाएगा। तो ये इनका काम क्या होता है आपका आफरेंट फाइबर का? दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएँगी ये, ठीक है? इन्हीं को सेंसरी फाइबर्स भी कहते हैं हम। आफरेंट सॉरी इफरेंट या फिर मोटर फाइबर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये इम्पल्सेस को लेके जाएँगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई लेके आएँगी मसल्स तक या फिर ग्लैंड्स तक। तो मसल या जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हाथ क्या हो जाएगा हमारा? मूव करेगा बेसिकली, ठीक है? तो मोटर फाइबर्स कहलाते हैं ये, ठीक है? इन्हीं को क्या बोलते हैं? इफरेंट फाइबर्स। तो ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक जो सिग्नल आएगा वो किससे आएगा? मोटर फाइबर से आएगा। नेक्स्ट इज पीएनएस हैज़ 2 डिवीजन, 2 डिवीजन होती है पीएनएस की, दे आर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये इम्पल्सेस जो होती हैं इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक आती हैं सिर्फ, ठीक है? तो जो इसमें इम्पल्सेस रिले करेंगी, मूव करेंगी दैट आर फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। तो ये आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आपका ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है या एएनएस जिसको कहते हैं, ये अपने आप खुद ब खुद काम करता है, ठीक है? ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन। तो जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं उनको जो सिग्नल मिल रहा है हमारे ब्रेन से, इम्पल्सेस मिल रही हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, तो दैट कम्स अंडर द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो पेरिस्टाल्सिस भी जो है वो भी किसका पार्ट हो गया आपका? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का हो गया, क्योंकि खुद ब खुद होता है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है? स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किससे होती है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। इट इंक्लूड्स सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो इसमें 2 तरह की डिवीज़न होती है, एक तो सिम्पैथेटिक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वो प्रिपेयर करता है बॉडी को टू कोप अप विद इमरजेंसीज़। ये याद रखना लाइन, ठीक है? कि भई जो सिम्पैथेटिक सिस्टम होगा आपका, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसके लिए? ताकि इमरजेंसी के साथ डील किया जा सके। अगर बॉडी के ऊपर कोई भी इमरजेंसी आती है। तो इमरजेंसीज़, स्ट्रेस और डेंजर की कंडीशन में आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि इट इंक्रीज़ेज़ हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स आर्टरीज़, आर्टरीज़ का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है एंड इट एलिवेट्स द बीपी और हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस वजह से। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में लेके आता है, ठीक है? इट इट ब्रिंग आवर बॉडी रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी को वापस ले आता है आफ्टर स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड स्लोज़ डाउन हार्ट बीट। और ये हमारी हार्ट बीट को क्या करेगा? स्लो करेगा, डायलेट करवाएगा हमारी आर्टरीज़ को और हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको वापस से लो करेगा, जो कि क्या हो गया था? हाई हो गया था। किसकी वजह से? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। तो जब मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन के दौरान हमारा कौन-सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट इज़ विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी प्रेज़ेंट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम है, ये भी आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इट इंक्लूड्स नर्व्स। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? नर्व्स आती हैं, फाइबर्स आती हैं, गैंग्लिया आता है, ठीक है? और प्लेक्सस जो होते हैं, मिजनर्स प्लेक्सस जो हम पढ़ते हैं, मसल्स की लेयर्स के बीच में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो इसी में ही आते हैं वो। नर्व्स आएँगी आपकी, फाइबर्स आएँगी, गैंग्लिया एक क्लस्टर मान सकते हैं आप न्यूरॉन्स का, उसको हम गैंग्लिया बोल सकते हैं, ठीक है? प्लेक्सेस जो होंगे वो भी इसी में प्रेज़ेंट होंगे विसरल नर्वस सिस्टम में ही, बाय व्हिच इम्पल्सेस ट्रैवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल है हमारी, ठीक है? स्मूथ मसल फाइबर्स बेसिकली। तो विसरल ऑर्गन्स की जो मसल है, तो वहाँ तक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो सिग्नल्स जाएँगे, नर्व इम्पल्सेस जाएँगी, वो किससे जाएँगी? विसरल नर्वस सिस्टम की हेल्प से जाएँगी, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस, मिजनर्स प्लेक्सस वगैरह, ये सारे इसमें ही होते हैं। ये सारे 2 प्लेक्सस होते हैं हमारे, वो इसमें इंक्लूड हो गए। तो मसल की लेयर के बीच में जो नर्व्स का ट्रैक्ट है, उसी को हम प्लेक्सस बोल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है भाई? रिफ्लेक्स एक्शन देखो, इट इज़ अ रैपिड इन्वॉल्वमेंट एंड अनकॉन्शियस एक्शन ऑफ बॉडी। तो भाई एक तो रैपिड इनवॉलंटरी है, एक तो रैपिड है बहुत जल्दी हो रहा है, इनवॉलंटरी है मतलब हमारी विल पे काम नहीं कर रहा, और अनकॉन्शियस एक्शन है हमारी बॉडी का इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस मिला जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी ने क्या जनरेट किया, एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। एग्जाम्पल अगर बोलें तो विड्रॉल ऑफ द हैंड व्हेन वी टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई गर्म चीज को छू लिया, सडनली क्या हुआ, हमारा हाथ पीछे अपने आप ही हो जाता है। तो अपने आप पीछे हो गया ना, हमने कोई इतना थॉट प्रोसेस नहीं किया, अनकॉन्शियसली वो अपने आप ही हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है? हो अभी देखेंगे हमें होगा क्या आगे, इसको पूरा मेंटेन करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन कैसे डिपिक्ट करते हैं हम। टचिंग लिप्स ऑफ द नर्सिंग बेबी इवोक्स सकिंग रिफ्लेक्स। तो अगर आप बेबी के जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर आप उसके क्या करेंगे, लिप्स को टच करेंगे तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होगा और वो क्या करने लग जाएगा बेसिकली, जैसे मदर फीड करते हैं तो सकिंग जो रिफ्लेक्स होगा उसके माउथ में वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक तरह का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्लोजिंग ऑफ द आईलिड्स, तो क्लोजिंग जो होती है आईलिड्स की, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, तो जैसे ही हमारी आंख पे बहुत ज्यादा लाइट जाती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन। नी जर्क रिफ्लेक्स, एक नी जर्क रिफ्लेक्स होता है, डॉक्टर अगर चेक करते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक हैमर होता है उसको नी पे नॉर्मली टैप किया जाता है और हमारा जो नी है वो थोड़ा आगे की तरफ मूव करता है, तो वो होता है नी जर्क रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, वो एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है? इफ अ चाइल्ड सीज और स्मेल If a child sees or smells a food unknown to him, he does not salivate। तो भाई अगर एक बच्चा है जिसने एक कुछ खाना देखा, ठीक है, और उसकी स्मेल उसने ऑब्वियसली फील करी, ठीक है, स्मेल उसको आ रही है फूड की, जो कि अभी उस खाने को वो अभी जानता नहीं है, अननोन है उसके लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे वो उसके अंदर सलाइवा की प्रोडक्शन नहीं होगी, माउथ में सेलिवेट नहीं करेगा वो, ठीक है। बट इफ ही सीज और स्मेल फूड्स एवरी टाइम बिफोर टेस्टिंग इट, और अब आगे से नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ही उसने खाना देखा और स्मेल किया फूड को, तो हर टाइम क्या होगा, खाने टेस्ट करने से पहले ही सेलिब्रेट्स। तो ये क्या हुआ, ये हर बारी इसके मुंह में क्या डेवलप होगा, सलाइवा प्रोड्यूस होगा बच्चे के। मतलब अगर वो एक बारी टेस्ट कर चुका है, उसको पता है कैसा है, तो कुछ ब्रेन के फंक्शंस काम करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे, नोज हो गई और टंग जो हो गई, तो विजुअल और जो नोज़ हमारी काम कर रही है, एक तो आँखों से हम देख रहे हैं खाने को और हमारी नोज़ भी है, उसमें भी ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन जा रही है, ओडोर जा रही है एक तरीके से, ठीक है? सेंस कर रहे हैं खाने को एक तरीके से। तो ये एक स्टिमुलस जनरेट करेगा और चाइल्ड के जो माउथ है उसमें सैलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक तरह का क्या हुआ, ये कंडीशन रिफ्लेक्स हुआ, कैसा हुआ? कंडीशन रिफ्लेक्स, कि जब तक खाना था तब तक तो वो सैलिवेशन हुआ, जैसे ही खाना हट गया तो सैलिवेशन वहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द पाथवे ऑफ इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो जो पाथवे जिस रास्ते से इम्पल्स जाता है, उस रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे को ही क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिसेप्टर ऑर्गन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इट रिसीव्स द स्टिमुलस, देखो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप कि जो यहाँ पे एक रिसेप्टर है हमारा, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेज़ेंट है? देखो ये रहा, मसल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट है आपका? रिसेप्टर प्रेज़ेंट। जब यहाँ से ये इसको हिट किया तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेज़ेंट था, ठीक है? इस रिसेप्टर ने सबसे पहले क्या किया, इसको रिसीव किया सिग्नल को, स्टिमुलस एक क्या किया इसने? रिसीव किया रिसेप्टर ऑर्गन ने। अब काम क्या होगा? जो सेंसरी या फिर आफ्फरेंट न्यूरॉन्स प्रेज़ेंट हैं यहाँ पे, वो ट्रांसमिट करेंगे एक इम्पल्स को फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन तक अब ये सिग्नल ट्रैवल करके जाएगा। तो देखो यहाँ से जो आफ्फरेंट पाथवे था हमारा, यहाँ से जो आफ्फरेंट पाथवे था वो सिग्नल लेके कहाँ तक गया आपका? स्पाइनल कॉर्ड तक लेगा। स्पाइनल कॉर्ड आगे स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? यहाँ तक आ गया आप, ठीक है? अब स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया आपका सिग्नल, यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट कनेक्टर न्यूरॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? इनको क्या बोल रहे हैं हम? इंटरमीडिएट कनेक्टर न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। ये प्रेज़ेंट होंगे सेंसरी न्यूरॉन के बाद किसमें जाएगा? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स में जाएगा। इट कनेक्ट सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स। तो ये
दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करेंगे, जो सेंसरी न्यूरॉन अभी-अभी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे थे और मोटर न्यूरॉन जो अभी-अभी इन्फॉर्मेशन लेके जाएँगे, ठीक है? तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? इंटरमीडिएट न्यूरॉन, जिसको कनेक्टर बोल रहे हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे कनेक्टर न्यूरॉन्स प्रेज़ेंट हैं या इंटरमीडिएट न्यूरॉन प्रेज़ेंट है यहाँ पे, ठीक है? ये अब ये क्या काम करेगा? ये दोनों ही मोटर न्यूरॉन के साथ क्या कर देगा मतलब मोटर न्यूरॉन के साथ क्या कर देगा? इसका कनेक्शन करवा देगा डायरेक्ट। और जैसे ही ये कनेक्शन होगा, यहाँ से फिर नर्व इम्पल्स वापस किससे होता हुआ जाएगा? इफरेंट पाथवे से होता हुआ जाएगा और बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन या फिर टारगेट ऑर्गन जो है हमारा, मोटर एंड प्लेट या फिर इफेक्टर जिसको कहते हैं, वहाँ तक ये नर्व इम्पल्स को लेके जाएगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी और हमारा जो ऑर्गन है बेसिकली रिस्पॉन्स के जनरेट में मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है? अब एक बात बताओ मेरे को, इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या जो सिग्नल था ब्रेन तक गया है? नहीं गया। वो सिर्फ़ यहाँ तक आया स्पाइनल कॉर्ड तक, इंटरन्यूरॉन ने उसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? मोटर न्यूरॉन के साथ। मोटर न्यूरॉन्स आगे-आगे इफरेंट पाथवे से होते हुए डायरेक्ट इफेक्टर ऑर्गन तक इस इम्पल्स को ले आए। तो इसमें ब्रेन तक नहीं गया, तो ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती वो टाइम बच गया। तो इसलिए ये कैसा एक्शन हुआ? क्विक एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? क्विक एक्शन। ठीक है? तो इंटरमीडिएट न्यूरॉन थे यहाँ पे, इट कनेक्ट्स सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करते हैं ये। मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट इफेक्टर या फिर एक्साइटर कहो, एक ही बात है, ठीक है? मोटर न्यूरॉन कहो, एक ही बात है। इट कंडक्ट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मतलब आपके अ, जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से इफेक्टर ऑर्गन तक क्या करेंगे? लेके आएँगे, ठीक है? एंड इफेक्टर ऑर्गन क्या है आपका? या मसल कह सकते हो या फिर ग्लैंड कह सकते हो। किसी भी मसल को या कोई भी मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, ठीक है? इफेक्टर ऑर्गन। इट रिस्पॉन्ड्स टू द इम्पल्स। तो जो इम्पल्स अभी-अभी आया था, ठीक है? जो आ रहा है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ आ रहा है जो, तो वो सीधा किस पे एक्ट करेगा आपका? इफेक्टर ऑर्गन पे एक्ट करेगा और वो इफेक्टर ऑर्गन उसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में रिस्पॉन्स क्या था? नी जो था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइए। अब हम बात करते हैं कुछ सेंसरी अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि आपका क्या होता है? नोज़। तो नोज़ क्या होता है? इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ स्मेल, जिसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी कहते हैं हम, ठीक है? ऑल्फैक्शन जो वर्ड होता है ये किसके लगता है आपका? स्मेल के लिए लगता है। तो ऑर्गन ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्शन क्या है आपका? नोज़ है। इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस कोटेड रिसेप्टर। तो इसके अंदर रिसेप्टर प्रेज़ेंट होते हैं जिनके ऊपर क्या चढ़ा हुआ होता है? एक तरह से म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं इन रिसेप्टर्स को। मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। किससे बने होंगे? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से बने हुए होंगे। दीज़ रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। इन ये क्या करते हैं? स्मेल का जो सेंस है आपका, उसको रिसीव करने का काम करते हैं, स्मेल को रिसीव करने का काम करते हैं। इट कंटेन्स 3 काइंड ऑफ सेल। इनमें 3 तरह के सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं। द न्यूरॉन ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एक तो न्यूरॉन है आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के, फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इंटो द पेयर ऑफ अ ब्रॉड बीन शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो जो आपके न्यूरॉन्स थे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के, ठीक है? फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं? पेयर ऑफ बीन शेप्ड साइज ऑर्गन, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब ही एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे ऑल्फैक्शन रिसीव हो रहा है आपका, ठीक है? दीज़ आर एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो हैं, ये एक्सटेंशन है आपकी किसकी? लिम्बिक सिस्टम की। तो लिम्बिक सिस्टम एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस जो हमने बात करी थी, तो उसकी कुछ एक्सटेंशन होगी जो कहाँ तक आ रही है? सीधा आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब बना रही है नोज़ के अंदर, ठीक है? समझ आ गई? उसके साथ कौन से न्यूरॉन कॉन्टैक्ट में? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के जो न्यूरॉन्स हैं वो उसके साथ कॉन्टैक्ट में हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो इसीलिए हमें स्मेल जो होती है वो इतनी जल्दी पता लग जाती है और ब्रेन में ऐसे ही आपकी जो स्मेल है उसको सेंस किया जाता है। टंग, नेक्स्ट क्या है आपका? टंग। टंग जो होती है ऑर्गन ऑफ टेस्ट कहलाती है या फिर जेस्टेशन कह सकते हैं इसको। 4 प्राइमरी टेस्ट बड्स टेस्ट जो होते हैं वो हमें पता चलते हैं। एक तो स्वीट पता चलता है, सॉल्ट पता चलता है, साउर पता चलता है और बिटर टेस्ट जो होता है वो हमें पता लगता है। 4 तरह का ही टेस्ट होता है। टेस्ट बड्स जिसको हम क्या बोलते हैं? गस्टेटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, प्लस सपोर्टिंग सेल्स। टेस्ट बड्स क्या है आपके? गस्टेटो रिसेप्टर्स और सपोर्टिंग सेल्स को मिला के बोलते हैं हम। दे आर सीन अराउंड द बेसिस ऑफ द टेस्ट पैपिले। तो एक टेस्ट बड जो होती है हमारी टंग के ऊपर जो प्रेज़ेंट होती हैं, ये भी आपकी कई सारी तरह की होती हैं, ठीक है? तो इसमें से वो आप छोड़ दो कि कितने तरह की होती हैं, बट आप ये याद रखना कि जो आपका टेस्ट बड्स होते हैं,
उसमें गस्टेटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसी के साथ, ठीक है। मतलब रिसेप्टर तो रिसीव करने का काम करेगा सिग्नल को, ठीक है, और जो उसको ट्रांसमिट करने का काम करेगा थोड़ी दूर तक, ठीक है, जो नर्व फाइबर करेगी वो भी उसके सपोर्टिंग सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। दे आर सीन अराउंड द बेसिस ऑफ द टेस्ट पैपिले। तो जो टेस्ट पैपिले होती हैं, जो टेस्ट बर्ड है, ठीक है, टेस्ट पैपिले होती हैं उसके पास ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, नोज एंड टंग आर कीमो रिसेप्टर। ऑब्वियस सी बात है भाई, नोज जो है और टंग जो है ये एक तरह के कैसे हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये किसको डिटेक्ट करते हैं, जो डिजॉल्व्ड केमिकल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज हो गया उनके लिए तो केमिकल ही है, ठीक है। शुगर कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो सुक्रोज हो गया, केमिकल ही है उनके लिए, ठीक है। समझ में आई आपको? तो नोज़ हो गई या फिर टंग जो हो गया वो बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। स्मेल जो होती है वो अलग-अलग एस्टर्स होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है? एस्टर्स परफ्यूम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो वो भी केमिकल ही है ना, उसको भी सेंस कर रही है नोज़ हमारी। तो ये क्या हुए आपके कीमो रिसेप्टर्स हुए, केमिकल के अगेंस्ट में केमिकल को रिसीव कर रहे हैं और एक तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहे हैं आपको, ठीक है? इम्पल्स जनरेट करके दे रहे हैं जो ब्रेन में प्रोसेस हो रही है। तो ये क्या हुए आपके कीमो रिसेप्टर्स हुए। इट डिटेक्ट्स द डिसॉल्व्ड केमिकल्स, सेंस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर। अगर आप बात करें टेस्ट के सेंस की और स्मेल के सेंस की, तो ये दोनों फंक्शनली कैसे हैं, सिमिलर हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं एंड आर इंटर रिलेटेड, और ये दोनों इंटर रिलेटेड भी होते हैं। द ब्रेन इंटीग्रेट्स डिफरेंट इनपुट्स फ्रॉम द टेस्ट बड्स एंड द कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। तो ब्रेन जो होता है हमारा, वो अलग-अलग इनपुट लेता है अलग-अलग सेंस ऑर्गन से। तो जब विजुअल, नोज़ और टेस्ट बड्स, विजुअल को एक बार हटा भी सकते हो, पर नोज़ या जो हमारी स्मेल वाली कैपेसिटी है, स्मेल वाला सेंस है, और आपका जो टेस्ट बड्स हैं, इनको जब इंटीग्रेट करता है तो आपको कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स जो होते हैं वो आपको फ़ील होते हैं। टेस्ट अलग-अलग आपको पता चलते हैं, फ़ील होते हैं। तो इसलिए जब कभी आपको कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो हमारा ऑब्वियसली स्मेल वाला जो सेंस है वो काम नहीं करता, तो हमें टेस्ट इतना अच्छे से पता नहीं चलता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप इससे ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, स्किन, जो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन प्रेज़ेंट है हमारी बॉडी में, वो क्या है आपका? स्किन है, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे हम? स्किन बोलते हैं। इट कंटेन्स रिसेप्टर, इसके ऊपर बहुत सारे तरह के रिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, टच के लिए, पेन के लिए और प्रेशर के लिए। तो ये सारे चीज़ों के लिए रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन पे प्रेज़ेंट होते हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पे ये वाला लेक्चर आपका खत्म होता है, एंड आई होप सो इट्स बीन अ गुड वीडियो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंड आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और भी प्लेलिस्ट हैं जिसमें अलग-अलग चैप्टर्स प्रेज़ेंट हैं आपके, और आप अपनी रिवीजन भी इन्हीं वीडियो से कर सकते हैं। एंड आई विल श्योरली डू दिस थिंग कि अपकमिंग वीडियोज़ जो होंगी वो आपकी रेगुलर होंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास 12th सिलेबस। ओके? सो थैंक यू सो मच if you have been here and if you watched the video till this part. So give it a like, share and subscribe. Thank you.